हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नील्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप और नील्स बोहर के परमाणु प्रतिरूप की चार बातें, जिनमें से मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। सबसे पहला तो फॉर्मूला याद रखना, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई होता है और दूसरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। आप इस वीडियो को वापस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, मतलब बोहर के परमाणु प्रतिरूप की अच्छाइयां क्या थी। तो सबसे पहली अच्छाई बोहर के परमाणु प्रतिरूप की यह थी कि बोहर ने परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने का एक सूत्र अपने को बताया। आपको इस सूत्र की डेरिवेशन ये कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि परमाणु की त्रिज्या को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या r बराबर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का एक सिंपल सूत्र है। r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पे n का मतलब ये यहां से जो भी त्रिज्या आएगी वो ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम में आएगी, ठीक है। और यहां n का मतलब है कोश की संख्या, कि आप कौन से शेल की बात कर रहे हैं। कोश की संख्या, पहला कोश या दूसरा कोश, तो n। और z का मतलब यहां पे है परमाणु का परमाणु क्रमांक, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो z है, परमाणु क्रमांक है z। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट बातें क्या बाहर आती है। तो देखो, यहां से अपन दो कंक्लूजन सेट कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बन सकता है कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो एन स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि कोशों की संख्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। और आपको एग्जाम में इसी टाइप का सवाल मिलेगा। इसमें इस टॉपिक में जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसमें सवाल ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कोशों की संख्या बढ़ने के साथ परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। या आप यूं कह दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r1 अपॉन r2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। जैसे आपको एक त्रिज्या दे रखी है, दूसरी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, एक कोश आपको दे रखा है, दूसरा कोश आपको ज्ञात करना है, तो अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ाता हूं, ध्यान रखना ये अपन ने तब यूज किया है जब z क्या हो, कांस्टेंट हो। मान लो कि z हमारा कौन सा परमाणु है, मान लीजिए z हमारा हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन का z क्या होता है, 1। अगर मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन के पहले कोश की त्रिज्या है r1, दूसरे कोश की त्रिज्या है r2, तीसरे कोश की त्रिज्या है r3 और चौथे कोश की त्रिज्या है r4, तो इनमें क्या संबंध होगा। इनमें क्या संबंध होगा, तो हम देख चुके हैं कि भाई जैसे जैसे परमाणु का जो है कोशों की संख्या बढ़ेगी, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश, तो जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ये त्रिज्या का क्रम हाइड्रोजन के पहले 4 कोशों के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे एग्जाम्पल में या दूसरा रिलेशन जो है वो ये भी बना सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड, यानी कि परमाणु की त्रिज्या उसके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के इनवर्सली, इनवर्स का मतलब आप समझते ही हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु की त्रिज्या घटती है। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो दोनों के पहले कोश में हाइड्रोजन की त्रिज्या ज्यादा होगी, हीलियम की कम होगी। बात समझ रहे हो आप। तो z बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी, है ना। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दो त्रिज्याओं का संबंध ज्ञात करना हो r1 अपॉन r2 तो अपन लिख सकते हैं z1 अपॉन z2 का z1 अपॉन z2 अपॉन z1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्स में उल्टा होता है, एक के सामने दो और दो के सामने एक आएगा। तो r1 अपॉन r2 बराबर z2 अपॉन z1। अगर मैं मान लीजिए n कांस्टेंट कर दूं, जैसे n इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने 1, तो n इज 1 यानी कांस्टेंट है। अब अपन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम की प्रथम कोश की त्रिज्याएं देखें तो ये हो गया r हाइड्रोजन, ये हो गया r हीलियम प्लस, ये हो गया r लिथियम प्लस 2 और ये हो गया r बेरिलियम प्लस 3। अगर इन तीनों की त्रिज्या का क्रम बनाएं तो सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी त्रिज्या होगी हाइड्रोजन की, उससे छोटी हीलियम की, उससे छोटी लिथियम की और सबसे छोटी त्रिज्या होगी बेरिलियम
+3 की, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या घटेगी। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट जो बोहर ने हमें सिखाया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। वेग मीन्स वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, ये भी अपने को बोहर ने एक फॉर्मूले से बताया। कैसे प्राप्त हुआ फॉर्मूला आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो हायर एजुकेशन में चला जाता है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग हम इस प्रकार से निकालते हैं, v बराबर, ठीक है, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n। ये परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्ञात करने का सूत्र है। किसमें आएगा वेग? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2.18 10⁻⁶ z बाय n, z बाय n आएगा और ये आंसर जो आएगा इसका वो मीटर प्रति सेकंड के अंदर आपको प्राप्त होगा। यहां से भी अगर अपन रिलेशंस बनाएं, है ना, वेग के बारे में, तो देखो क्या रिलेशन बना सकते हैं। आपका पहला रिलेशन इसमें है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फर्स्ट रिलेशन आपका ये बन सकता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। सही बात है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का क्या मतलब हुआ? परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं z बढ़ेगा तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा, या v1 अपॉन v2 बराबर z1 अपॉन z2। जब दो चीजें समानुपाती होती है ना, प्रोपोर्शनल, तो एक के सामने एक और दो के सामने दो आता है, 1 to 1 2 to 2, ठीक है। तो z बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझता हूं। मान लीजिए मैंने n कर दिया कांस्टेंट, n बराबर 1, यानी कि किसी भी परमाणु का पहला कोश है। अब n 1 है और अपन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का n बराबर 1 में वेग देखें अलग अलग परमाणुओं में, तो मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग है VH, हीलियम में है VHe+, लिथियम में है VLi+2 और बेरिलियम में है VBe+3। करेक्ट? ये चार अलग अलग परमाणु लिए हैं। सबके पहले कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे ज्यादा होगा। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दोनों का कोश अगर पहला है, पहले कोश की बात कर ले और आपको स्टेटमेंट बना के दे दे, तो ध्यान रखना बेरिलियम में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग पहले कोश में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। चलिए दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, सॉरी, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, ठीक है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं इसको वापस लिख देता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, करेक्ट। चलिए तो v n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कोशों की संख्या अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? घटेगा। कोशों की संख्या बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है। इसको आप दिमाग में सोचिए एक बार, क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाएंगे, दूर जाने का मतलब कोश बढ़ना, तो जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के करीब है वो तेजी से घूमता है एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर है ना। इसको अपन रिलेशन में भी ढाल सकते हैं, v1 अपॉन v2 बराबर n2 अपॉन n1। ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 के सामने 2 और 2 के सामने क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मान लीजिए मैं एक बार z कांस्टेंट कर देता हूं, सपोज दैट z इज इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन परमाणु मैंने ले लिया। अब हाइड्रोजन परमाणु के अलग अलग कोश में मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का वेग देखना, तो ये है v1 यानी पहले कोश में, ये दूसरे कोश में, ये तीसरे कोश में और ये चौथे कोश में। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि हाइड्रोजन के कौन से कोश में इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से घूमेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमेगा जो n बराबर 1 में होगा, क्योंकि n के व्युत्क्रमानुपाती है इलेक्ट्रॉन का वेग। बात समझ में? आपको ये फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो त्रिज्या में क्या था?
एन स्क्वायर अपॉन जेड, और वेग में क्या था, जेड अपॉन एन। चलिए तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पे अपन डिस्कस करते हैं, जो बोहर ने अपने को सिखाया, वो था घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नील्स बोहर के परमाणु प्रतिरूप की तीसरी अच्छाई क्या थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा, तो मैं आपको 3 सिंपल फॉर्मूले बताता हूं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए। एक तो कुल ऊर्जा का सूत्र, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र, और एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r के। द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, जहां z परमाणु क्रमांक है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और r परमाणु की त्रिज्या है। अगर आपसे कह दे कि नहीं अपने को उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र सही कौन सा होगा, तो यही सूत्र होगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r की जगह क्या करेंगे आप, r। कंपेरिजन से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, एक तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r कुल ऊर्जा, और एक केवल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर मतलब स्थितिज ऊर्जा। और आपको बोल दे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र यही होता है जो कुल ऊर्जा का होता है, लेकिन प्लस में होता है जेड स्क्वायर अपॉन 2r प्लस में। ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो आपको ये मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो ये तो फॉर्मूले याद रखने की इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, और एक फाइनल फ्रैक्शन, एक अंतिम कुल ऊर्जा का लास्ट सूत्र क्या है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का लास्ट या अंतिम सूत्र, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -2.18 10 टू द पावर -11 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये ऊर्जा आपको किस में मिलेगी, ये ऊर्जा आपको मिलेगी अर्ग पर एटम, अर्ग प्रति परमाणु। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो यहां 10 की घात -11 की जगह 10 की घात -18 कर लेना, तो यही कुल ऊर्जा का सूत्र जूल में हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कंपेरिजन से पढ़ना, बहुत इजीली याद हो जाते हैं ये सूत्र। ठीक है, ये अब अर्ग की जगह क्या हो गया, जूल में आ गया, जूल पर एटम। और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मैंने आपको 3 सूत्र ऊर्जा के बताए हैं। चलिए अब यहां से आप रिलेशन बनाइए कि कुल ऊर्जा का Z के साथ और N के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनेंगे, मैं इनको पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। देखो पॉइंट वाइज बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर कुल ऊर्जा और Z के साथ संबंध देखें तो आप देखो Z के आगे साइन क्या है, माइनस का। इसका मतलब अगर Z बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू माइनस में बढ़ेगी। माइनस में बढ़ने का मतलब क्या होता है, घटना। तो इनवर्सली रिलेशन हो गया ना कि Z बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, है ना, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। माइनस नहीं होता तो Z बढ़ता तो ऊर्जा बढ़ती, माइनस है तो Z बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, घटती है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, N के साथ देखो क्या संबंध है, इनवर्सली रिलेशन दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन आगे साइन क्या है, माइनस का है। माइनस का है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती की जगह क्या हो गया, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर N बढ़ेगा, N मतलब कोशों की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी बढ़ती है। 2 बातें मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। नहीं, Z बढ़ेगा तो E घटेगा, और N बढ़ेगा तो E, Z बढ़ेगा तो E घटेगा, N बढ़ेगा तो E बढ़ेगा।
ठीक है, उल्टा रिलेशन है क्योंकि माइनस का साइन है आगे। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान रखना कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ये ऋणात्मक साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थायी है, परमाणु के अंदर है। अगर ये माइनस नहीं हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नहीं है, परमाणु से बाहर है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन में स्थायित्व आएगा, वो उतना ही नाभिक के पास में होगा, उतना ही नाभिक के ज्यादा पास। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, देखो n बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब जो ऊर्जा बढ़ेगी मतलब प्लस की तरफ जाएगी। तो जो जिसमें n सबसे कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी और ऊर्जा कम होने का मतलब क्या होता है, स्थायित्व ज्यादा होना, है ना। तो जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास होता है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए ये परमाणु है, ये नाभिक है और ये परमाणु के अलग अलग कोश है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, जैसे जैसे मैं इससे नाभिक से दूर जाऊंगा तो क्या होगा, कोश बढ़ेंगे और कोशों की संख्या यानी n बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा भी बढ़ेगी। n बढ़ेगा तो कुल ऊर्जा बढ़ेगी। अब देखो कुल ऊर्जा का संबंध देखो गतिज ऊर्जा से क्या है, इन दोनों का रिलेशन देखो, केवल साइन का चेंज है, यहां प्लस है या माइनस है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, प्लस माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उल्टा रिलेशन हो गया। मतलब अगर मैं कुल ऊर्जा का इस पूरे का वापस माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, कुल ऊर्जा का ऋणात्मक। अपन यूं कह सकते हैं एक दूसरे का माइनस साइन है ना, तो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर कुल ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइन क्या है, माइनस का है ना। ध्यान से कंसेप्चुअली समझना, हर एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। दोनों का मैंने रिलेशन बनाया, केवल साइन चेंज है, माइनस प्लस, बस, बाकी सेम है वैल्यू। इसका मतलब कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होता है, इसका माइनस कर दो तो कुल ऊर्जा बन जाएगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब आप देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हो कुल ऊर्जा बढ़ रही है, तो बताओ गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि कुल ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है। करेक्ट रिलेशन। तीसरा रिलेशन आप और बनाओ, देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ये अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, सॉरी ये इसमें टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी का डबल कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। आप यूं कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गति, उसकी जो है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गति कुल ऊर्जा का दुगना होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये कोई साइन नहीं है माइनस का। इसका मतलब अगर टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मैं यहां से दूर जा रहा हूं वैसे वैसे कुल ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा के समानुपाती है। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट, एक लाइन आ गई जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मैं वो लिख के दे देता हूं अगर आपको इस तरह से याद न रहे। ये हालांकि डायग्रामेटिकली बहुत इजी रहता है इसको याद रखना, लेकिन फिर भी याद नहीं रहे तो मैं आपको एक लाइन बताता हूं कि जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, कुल ऊर्जा, वैसे वैसे कुल ऊर्जा बढ़ेगी। देखो बढ़ रही है, कुल ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि वो भी कुल ऊर्जा के साथ में बढ़ेगी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये 3 सूत्र क्या है, फिर इन तीनों का रिलेशन, वो आप डायरेक्टली याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा का दुगना होता है। ये 2 फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद में यहां से संबंध कि -13.6 Z² अपॉन N² से क्या रिलेशन बनता है, Z के साथ और N के साथ, और
ये लास्ट में जो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी अगर अपन नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बढ़ाते हैं। क्लियर। ये बातें नील्स बोहर ने अपने परमाणु प्रतिरूप में बताई। इलेक्ट्रॉन की परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक रिलेशन खुद सेट कर सकते हो इन दोनों को देख के। देखो इन दोनों को देखो, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो मैं अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रिलेशन बनाऊं तो यहां से क्या बनेगा, इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा कि मैं गतिज ऊर्जा का अगर दुगना कर दूं, इंटू टू कर दूं, इंटू टू करते ये नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा ना। अगर मैं इसको इंटू टू कर दूं, साइन माइनस का लगा दूं तो ये बन जाएगा, है ना। ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, 1/2, 1:2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था बोहर का परमाणु प्रतिरूप, उसकी कमियां और बोहर के परमाणु प्रतिरूप की अच्छाइयां। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन परमाणु की आगे की बात। और आगे की बात क्या है, परमाणु की कक्ष और कक्षक तथा कक्षक के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक तथा इसके प्रकार, कक्षक तथा इसके प्रकार। ऑर्बिटल बोलते हैं भैया, ध्यान रखना ऑर्बिटल। हालांकि मैं अभी आपको डिफरेंस क्लियर करके दूंगा। ऑर्बिटल एंड देयर टाइप्स, ऑर्बिटल एंड देयर टाइप्स, कक्षक तथा इनके प्रकार। देखो कक्षक क्या होता है और कक्ष क्या होता है, दोनों में अंतर है। कक्षक और कक्ष दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कक्ष और कक्षक में अंतर क्या है। तो एक चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं कक्ष, या दूसरे वर्ड्स में इसे बोलते हैं ऑर्बिट, या इसे अपन बोलते हैं कोश। ठीक है, और एक होता है जिसे हम कहते हैं कक्षक, कक्षक को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कक्ष तथा कक्षक में क्या अंतर है, इनमें से कौन सा डिफरेंस सही है, कौन सा सही अंतर है कक्ष और कक्षक में। तो ध्यान रखना, कक्षक तो क्या होता है, एक द्विविमीय, ये एक द्विविमीय पथ होता है, द्विविमीय पथ, जहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन गति करता है, जहां इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे गति करता है, वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसे अपन कक्ष कहते हैं। जबकि कक्षक क्या होता है, कक्षक एक त्रिविमीय पथ होता है या त्रिविमीय स्थान होता है। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। जहां सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो उसे हम कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया कि कक्ष और कक्षक में क्या डिफरेंस है। कक्ष एक द्विविमीय पथ है जो बोहर ने बताया था, कक्षक एक त्रिविमीय पथ है जो श्रोडिंगर ने बताया था आगे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो एक डिटेल लेवल पे है ना, अपन पढ़ते हैं, अपने रीट लेवल पे नहीं पढ़ेंगे हम उसको। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक कक्ष में, ध्यान रखना, एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 2n²। जबकि कक्षक जो है, कक्षक ऑर्बिटल, इसमें ध्यान रखना कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रीट में पूछा हुआ सवाल है, पिछली बार के रीट एग्जाम में पूछा था, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n²। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षक में कितनी होगी, तो एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है n²। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्ष और कक्षक में ये दो अंतर जो है वो आप ध्यान रखना, दोनों बेसिक डिफरेंस है कक्ष और कक्षक। एक ये भी याद रख सकते हो कि यह जो है कक्षक जो है वो बोहर परिकल्पना से आया है, जबकि कक्ष जो है बोहर परिकल्पना से आया है, जबकि कक्षक जो है वो आधुनिक परमाणु प्रतिरूप यानी तरंग यांत्रिकी से लाया गया है इसको तरंग यांत्रिकी से। चलिए
अब देखो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि कक्षक के प्रकार कितने होते हैं, तो ध्यान रखना कि कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। अब देखिए चारों प्रकार के कक्षक में पहला है एस कक्षक। फर्स्ट है एस ऑर्बिटल यानी कि एस कक्षक। आपको 3 बातों को याद रखना है भैया। सबसे पहला शेप, ठीक है, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा नंबर। इन 3 के अलावा चौथी बात आपको ध्यान नहीं रखनी है कक्षकों में, ठीक है। 4 बातें हैं। सबसे पहला शेप, तो एस कक्षक ध्यान रखना कैसा होता है। एस कक्षक होता है गोलाकार, ठीक है, स्फेरिकल। तो सबसे पहली बात गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती होने का मतलब हो गया दिशाहीन, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल या इनडायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, दिशाहीन होता है, नॉन डायरेक्शनल मतलब कभी भी अपन ऐसे नहीं लिखते एस एक्स वाई या जेड, केवल एस लिखते हैं, तो ये दिशाहीन होता है। तीसरी संख्या ध्यान रखना कि प्रत्येक एस उपकोष में केवल एक एस कक्षक होता है, एक एस कक्षक होता है, ठीक है। 3 बातें जो आपके लेवल पे है वो मैं आपको बता रहा हूं, 3 बातें ध्यान रखनी है। एस में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1। पहली बात, कक्षक क्या होता है पता चल गया आपको, मैंने लिखा है साफ साफ। कक्षक का मतलब वह त्रिविम स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं कक्षक, ठीक है। एक लाइन में यहां जरूर लिखूंगा आप लोगों के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सको, उसके लिए कुछ बता सको। वो क्या है कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम स्थान, ध्यान रखना, वह त्रिविम स्थान, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अगर मैक्सिमम है तो कक्षक कहलाता है, और पाए जाने की संभावना अगर क्या है, 0 है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोड। तो उसे नोड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको नोड ही लिखते हैं। बात समझ आ गई? वह स्थान जहां सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की संभावना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटल एंड 0 पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नोड, उसे हम नोड कहते हैं, ठीक। दूसरा टाइप का कक्षक है पी कक्षक, पी ऑर्बिटल। सिमिलरली 2 बातें इसके बारे में भी। सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है? डंबलाकार। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, पी कक्षकों का शेप होता है डंबलाकार, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा दिशात्मक है? तो पी क्या होते हैं? पी दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इनकी डायरेक्शन होती है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं पी। कितने होते हैं? पॉइंट नंबर 3, तो ध्यान रखना 3 पी कक्षक होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल। पी उपकोष के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड यानी तीनों पी कक्षक होते हैं जिन्हें पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं। यहां मैं एक वर्ड आपको बताना जो है उचित समझूंगा क्योंकि वो एग्जाम में सवाल बन के आ सकता है, और वो क्या है? वो ये है समभ्रंशता। का मतलब क्या है? समभ्रंशता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डीजेनरेसी या डीजेनरेटेड। समभ्रंशता का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में समान ऊर्जा वाले, ठीक है। ये वर्ड आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में सवाल बन के आ सकता है। समभ्रंशता का मतलब है समान ऊर्जा वाले। जो ये तीनों पी कक्षक होते हैं, इन तीनों पी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, यानी ये तीनों पी कक्षक कैसे होते हैं? समभ्रंश होते हैं। और तीनों एक दूसरे के साथ कौन से कोण पर व्यवस्थित होते हैं? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड डंबलाकार होते हैं और एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पे व्यवस्थित होते हैं। शेप आपको ध्यान नहीं रखना है डंबलाकार कैसा है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इनके नंबर्स ध्यान रखने हैं, इनकी डायरेक्शंस ध्यान रखनी है, दिशा है या नहीं है, और ये किस प्रकार के होते हैं। क्लियर?
चलिए उसके बाद में तीसरा कक्षक आता है जिसे हम कहते हैं डी कक्षक। तो देखें डी कक्षक में क्या है, ध्यान रखना डी उपकोष जो है उसमें 5 डी कक्षक होते हैं। सो योर नेक्स्ट टाइप है नंबर 3 डी कक्षक। सबसे पहली बात शेप, इनका शेप होता है डबल डंबल। डबल डंबल मीन्स द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार डबल डंबल शेप। पहली बात इंपॉर्टेंट है, डबल डंबल कक्षक होते हैं डी। दूसरा इनकी भी दिशा होती है, दीज आर ऑल्सो डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक कक्षक होते हैं। तीसरी बात संख्या, 5 डी कक्षक होते हैं डी उपकोष के अंदर। ठीक है, मैं आपको यूं बताऊं एक डायग्रामेटिकली ताकि आपको याद हो कि डी उपकोष जो है उसमें 5 डी कक्षक होते हैं। 5 होते हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। 5 होते हैं, पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। तो हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स? 5 डी ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। 5 होते हैं। इन 5 में से जो ये 3 हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो अक्षों के बीच में होता है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बताऊं अगर इस तरह से, हालांकि आपको ये डायग्राम ध्यान नहीं रखना है, इनकी स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन कॉमनली मैं बता रहा हूं कि ये अक्ष है, मान लो जैसे ये एक्स है और वाई है, इनमें जो डंबल होते हैं ना वो अक्षों के बीच में होते हैं। इस प्रकार से अक्षों के बीच में अगर डंबल होते हैं तो मतलब हो गया कि निरक्षीय। तो ये जो 3 कक्षक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं निरक्षीय डी कक्षक, क्योंकि नॉन एक्सियल, इंग्लिश में बोले तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनमें लोब्स अक्षों के ऊपर नहीं होते, जबकि इन 2 के अंदर क्या होता है, जो अक्ष है जैसे ये एक्स है ये वाई है, जो डंबल होगा वो अक्षों के ऊपर होता है, ऐसे है ना, एक्सिस के ऊपर। तो ये दोनों जो होते हैं इन्हें बोलते हैं अक्षीय डी कक्षक, अक्षीय डी कक्षक। तो ध्यान रखना कौन से निरक्षीय डी कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और कौन से अक्षीय डी कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 डी कक्षक होते हैं। इनके नाम ही आपको ध्यान रखते हैं और इनकी दिशा ध्यान रखनी है कि ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। सबकी ऊर्जा समान होती है, यानी 5 डी कक्षक भी कैसे होते हैं, समभ्रंश होते हैं। ठीक है, 5 डी कक्षक भी डीजेनरेटेड समभ्रंश होते हैं। लास्ट टाइप है कक्षक का चौथा, जिसे अपन कहते हैं एफ कक्षक। ठीक है, 4th टाइप। फिर मैं आपको इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। एफ कक्षक क्या है, 5वां है, चौथा है एफ कक्षक। ठीक है, एफ कक्षक क्या होते हैं, तो इनके लिए भी वही 4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं, तो विसरित आकार के होते हैं। विसरित का मतलब होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज का मतलब एकदम फैले फैले, जैसे रुई होती है ना, फैली हुई रुई, वैसे। तो ये फैले हुए होते हैं, विसरित होते हैं। ठीक है, तो शेप पूछ ले तो विसरित आकार के। दूसरा डायरेक्शन होती है, जी हाँ होती है इनकी भी, यानी ये भी कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तीसरा नंबर कितने होते हैं, 7 एफ कक्षक होते हैं एफ सबशेल यानी कि उपकोष में। इनके नाम आपको याद नहीं रखने, केवल नंबर याद रखना है कि एफ उपकोष में 7 एफ कक्षक होते हैं। क्लियर? तो अपन ने पढ़ा आज कक्षक के बारे में, कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, कक्षक किसे कहते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और भी बताऊं कि इन चीजों का मतलब भी होता है जो आप ध्यान रखना, एस, ठीक है, पी, डी और एफ, ये 4 कक्षक हैं। इनके पूरे नाम भी होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही नहीं दे रखी है। एस का मतलब होता है शार्प, शार्प एस। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज, विसरित, डिफ्यूज। और एफ का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर पूछ ले कि एफ कक्षक, एफ का पूरा मतलब क्या है, तो एफ का पूरा मतलब है फंडामेंटल, डी का पूरा मतलब है डिफ्यूज, विसरित, पी का पूरा मतलब है प्रिंसिपल, और एस का पूरा मतलब है शार्प, शार्प यानी तीक्ष्ण। इज इट क्लियर? तो ये था कक्षक किसे कहते हैं और कक्षकों के प्रकार। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं क्या होती है। ये कक्षक अगर अपने को याद होंगे तो आगे वाले टॉपिक बहुत इजी होंगे, जैसे कि क्वांटम संख्याएं, और आगे वाले जो आफ्बाउ के नियम हम पढ़ेंगे वो इजी हो जाएंगे
इन कक्षकों को याद रखने के बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।